हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 20 और अध्याय का नाम है गमन एवं संचरण। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही बना दिया है। उसका लिंक ऊपर यहाँ आपको आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर हो सके। मैं आपको बता दूं, मैंने क्लास 11th का ही लेसन 11 तक का क्वेश्चन आंसर सब कुछ करा दिया है, तो उन सभी वीडियो को भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वीडियो के बाद इस वीडियो में मैं यहाँ पेशी से शुरू करूंगा। पेशी यानी मसल। ठीक है, पेशी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरह की इनकी संरचनाएं होती है, ये सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेशी एक विशेष प्रकार का उत्तक है जिसकी उत्पत्ति अध्य जनन स्तर से होती है। यहाँ पे अध्य नहीं, मध्य होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मध्य होता है। तो उत्पत्ति कैसे होती है? मध्य जनन स्तर से होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के भार का 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है। अगर एक मनुष्य के पूरे शरीर का वजन किया जाए, जितना उसका भाग होता है, उसमें से 40-50%, यानी अगर 100 केजी का मानव है तो उसमें से 40 से 50 केजी केवल किसका वजन होगा? तो मसल का होता है। इनके कई विशेष गुण होते हैं, जैसे उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य, प्रत्यास्था। अब ये देखिए, उत्तेजनशीलता का मतलब क्या है, ये तो समझ ही रहे होंगे, उत्तेजित हो जाना, एक्साइटेड हो जाना। संकुचनशीलता यानी ये संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है। प्रसार्य यानी फैलता है। और प्रत्यास्था, प्रत्यास्था मतलब होता है लंबा हो जाना, फैल जाना। प्रसार्य मतलब ये होता है फैलना, लेकिन ये चारों दिशाओं में फैलेगा। मान लिया कि ये कोई थैली है, वो इधर सभी दिशाओं में फैल रही है, इस तरह से चारों दिशाओं में फैल रही है। थैली इतनी बड़ी है, वो इतनी बड़ी होगी, तो इसको हम लोग प्रसार्य कहेंगे। प्रत्यास्था का मतलब है, मान लीजिए कि इतना बड़ा कोई अंग है और वो बढ़ करके अब इतना बड़ा हो गया, तो ये लंबा हो गया ना, इसको कहते हैं प्रत्यास्था। पेशियों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। अब जितनी सारी पेशियां हैं उनको कई तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। किस आधार पर? तो कई आधार पर बांटते हैं, जैसे स्थापन, रंग रूप और उनकी क्रियाशीलता की नियमन पद्धति के आधार पर उनको बांटते हैं। स्थापना के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये स्थापना के आधार पर बांटा जा रहा है। इसके अलावा रंग रूप के आधार पर भी बांट सकते हैं, उनकी क्रिया के रूप में ही बांट सकते हैं। तो स्थापना के आधार पर कितने प्रकार की पेशियां होती है? 3। कौन कौन? कंकाल, कंकाल पेशियां कह सकते हैं, अंतरंग पेशियां और हृदय पेशियां, यानी जिसे आप हृदय पेशियां कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें से पहला लेते हैं कंकाल पेशियां। ठीक है, कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती है। जो कंकाल होता है वो क्या होता है? तो ये कंकाल जो पेशियां होती है वो कंकाल के अवयवों के निकट होती है। कंकाल के निकट, कंकाल तो समझ ही रहे हैं, हड्डी को जिसको कहते हैं लोग। सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन्हें देखने पर इनमें धारियां दिखती है, अतः इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। तो देखिए, कंकाल से जो सटी हुई पेशियां हैं उनका एक और नाम है रेखित पेशी। रेखित पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको अगर देखिएगा सूक्ष्मदर्शी से तो उस पर धारियां दिखाई देती है, यानी रेखाएं दिखाई देती है। चूंकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहता है। तो देखिए इनका कितना नाम हो गया। एक तो कंकाल पेशी याद रखिएगा, दूसरा इन्हें रेखित पेशी भी कहेंगे, और तीसरा है ऐच्छिक पेशी। अब सबके पीछे रीजन है, रटना नहीं है आपको, बस समझना है। कंकाल पेशी इसलिए कहते हैं कि कंकाल से जुड़े होता है। रेखित पेशी इसलिए कहते हैं कि इन पे रेखाएं होती है। और ऐच्छिक पेशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र द्वारा इनका नियंत्रण होता है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायता करते हैं। ठीक है,
उसके चलन में और शारीरिक मुद्रा यानी शरीर की जो स्थिति है उसको बदलने में सहायता करती है। अगला है अंतरंग पेशियां। शरीर के खोखले अंतरंग अंगों जैसे आहार नाल, जनन मार्ग आदि की भीतरी भित्ति में स्थित होती है। अब नाम ही है अंतरंग पेशियां, ठीक है, यानी अंग के अंदर वाली पेशियां। अंतरंग पेशियां का मतलब क्या हुआ? अंग के अंदर वाली पेशियां, जैसे आहार नाल हो गया या फिर जनन मार्ग हो गया, उसके भीतरी भित्ति में स्थित होती है, यानी अंदर की ओर। ये अरेखित और चिकनी होती है, अतः इन्हें चिकनी पेशियां या फिर अरेखित पेशियां भी कहते हैं। इनको कौन सा कह सकते हैं? अंतरंग पेशियां या फिर चिकनी पेशियां और अरेखित पेशियां भी इनको कहते हैं। इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए अनैच्छिक पेशियां कही जाती है। अब इन पेशियों का नियंत्रण हमारा तंत्रिका तंत्र नहीं कर सकता है। तंत्रिका तंत्र मतलब दिमाग और मेरुरज्जु, इनका नियंत्रण नहीं कर सकता, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशियां। ठीक है, ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक की अभिगमन यानी परिवहन में सहायता करते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है, जो अगर ये मान लिया कि जनन मार्ग में है तो युग्मकों का क्या करेगा? परिवहन करेगा। युग्मक बने नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु, जबकि अगर भोजन मार्ग में है, पाचन मार्ग में है, तो ये भोजन का परिवहन करेगा। जैसा कि नाम से विदित है, हृदय पेशियां हृदय की पेशियां है। ठीक बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि हृदय पेशियां का मतलब क्या है, कि जो हृदय की पेशियां है उन्हीं को कहते हैं हम लोग हृदय पेशियां। कई हृदय पेशी कोशिकाएं हृदय पेशी के गठन के लिए शाश्वत रचना में एकत्रित होती है। अब जो हृदय पेशी की कोशिकाएं होती है वह हृदय पेशी की गठन के लिए, उनकी रचना के लिए शाश्वत रचना में मतलब एक विशेष तरह से अच्छे से क्या होती है? एकत्रित होती है। रंग रूप के आधार पर हृदय पेशियां रेखित होती है। ये अनैच्छिक स्वभाव की होती है क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता। अब जो हृदय पेशियां हैं यानी हृदय की जो पेशियां हैं उनका तो नियंत्रण दिमाग द्वारा नहीं होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप चाहें कि हृदय की क्रियाशीलता को आप रोक दें या फिर तेज कर दें बहुत ज्यादा, तो आपके हृदय से नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक होता है, वो खुद हृदय पेशियां उसके लिए जिम्मेवार होती है। इसलिए चूंकि इस पर नियंत्रण मानव के ये क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र द्वारा नहीं होता है, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशियां कहेंगे, यानी अनैच्छिक स्वभाव की होती है। और इनको अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इन पे रेखाएं दिखाई देती है, इसलिए इन्हें रेखित भी कहते हैं। कंकाल पेशी की रचना और संकुचन क्रिया विधि को समझने के लिए हम इसका विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों या पुलिकाओं की बनी होती है, जो संयुक्त रूप से कोलेजनी संयोजी ऊतक अस्तर से घिरे रहती है, जिसे संपट यानी फैक्सिया कहते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से स्तरित होता है। तब इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि इसकी संरचना कैसी है, किस प्रकार से है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए कई पेशियों का क्या होता है, एक बंडल होता है, और जो पेशियों का बंडल होता है उसे क्या कहते हैं? पुलिका कहते हैं या पेशिका बंडल कहते हैं। और जो पेशिका बंडल होता है उसके चारों तरफ क्या होते हैं? कोलेजनी संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, कोलेजन से भरे हुए जो संयोजी ऊतक होते हैं उसको चारों ओर से घेरे रहते हैं, और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संपट। ठीक है, यानी यहाँ पे आप इस फिगर में देखिएगा तो ये देखिए, ये एक पेशी बंडल है, यहाँ पे ये वाला, ये एक पेशी बंडल है, और इसके बाहर वाला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुलिका दिखाया गया है, तो पुलिका कहिएगा या फिर फेसिकल कहिए या फिर पेशी बंडल कहिए। और पेशी बंडल के बाहर जो ऊतक है, ठीक है, जो पेशी बंडल के बाहर जो ऊतक है उसको कहते हैं हम लोग, उसमें किससे घिरा होता है? ये कोलेजनी संयोजी ऊतक से घिरा रहता है, और इस ऊतक को कहते हैं संपट।
प्रत्येक पेशी बंडल में कई रेशे होते हैं। अब देखिए इस पेशी बंडल में कई ठो आपके रेशे दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 रेशे। इसी तरह इसमें अलग अलग संख्या होती है रेशों की, ठीक है। तो इनमें रेशों की कई संख्या होती है। यहाँ एक बंडल में कई सारे रेशे होते हैं और उन रेशों के बाहर प्लाज्मा झिल्ली होती है। जैसे देखिए एक रेशा है और इस रेशे के चारों तरफ क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। ऐसे ही ये एक रेशे है, इसके चारों तरफ भी प्लाज्मा झिल्ली और इसके चारों तरफ भी प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जिसे सार्कोलोमा कहते हैं। वो प्लाज्मा झिल्ली जो रहती है उसे क्या कहते हैं, सार्कोलीमा। अब प्लाज्मा झिल्ली को कहेंगे सार्कोलीमा। पेशी रेशा एक संकोशिका है क्योंकि पेशी द्रव्य में कई केंद्रक होते हैं। अब जो ये पेशी रेशे होते हैं उनमें केंद्रकों की संख्या एक से अधिक होती है। अब मान लीजिए कि ये है पेशी और इसमें जो द्रव्य होगा इसे कहेंगे पेशी द्रव्य, और इस पेशी द्रव्य में ही कई सारे केंद्रक रहते हैं, ऐसे कई सारे केंद्रक रहते हैं। अंतःद्रव्य जालिका अर्थात पेशी रेशों के पेशी द्रव्य जालिका कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है। जो अंतःद्रव्य जालिका होती है या फिर कहें हम पेशी रेशों की पेशी द्रव्य जालिका होती है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन भंडारित रहता है, ठीक है। कैल्शियम आयन भंडारित रहता है। पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है, जिसे पेशी तंतु या फिर पेशी तंतु कहते हैं। अब पेशी रेशा की विशेषता है कि उसके साथ केवल पेशी रेशे नहीं होते बल्कि पेशी तंतु भी होते हैं, ठीक है। तंतु होते हैं बहुत समांतर में बैसे हुए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेशी तंतु कहते हैं या फिर मायोफाइब्रिल्स कहते हैं उसे। प्रत्येक पेशी तंतु में क्रमवार गहरे एवं हल्के पट यानी बैंड होते हैं। पेशी रेशक के विस्तृत अध्ययन में यह स्थापित किया कर दिया गया है कि रेखित रूप दो प्रमुख प्रोटीन एक्टिन या और मायोसिन के विशेष प्रकार के वितरण के कारण होता है। अब हमने देखा था कि जो ये पेशियां होती है रेखित होती है, तो आखिर वो रेखित क्यों होती है, तो पता चल गया क्यों रेखित होती है, क्योंकि वह एक्टिन और मायोसिन दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, उन्हीं दोनों प्रोटीनों के कारण होते हैं। हल्के बैंडों में एक्टिन होता है जिसे आई बैंड या समदैशिक बैंड कहते हैं। तो जो हल्का बैंड होता है वह क्या है, वह है आई बैंड या फिर एक्टिन उसे कहेंगे, जबकि गहरे बैंडों को ए बैंड या फिर विषम दैशिक बैंड कहते हैं, इसमें मायोसिन होता है। यानी जो हल्का होगा उसे कहेंगे आई बैंड और वह होता है एक्टिन, जबकि जो गहरा होता है उसे कहते हैं ए बैंड और वो होता है मायोसिन। इसे हम लोग फिगर में देखेंगे थोड़ी देर में। बस दोनों प्रोटीन क्षरनुमा संरचनाओं में परस्पर समांतर पेशी रेशक के अनुदैर्ध्य अक्ष के भी समानांतर व्यवस्थित होते हैं। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं की तुलना में पतले होते हैं, अतः इन्हें क्रमशः पतले व मोटे तंतु कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिन तंतु क्या होते हैं, थोड़े पतले होते हैं, जबकि मायोसिन तंतु मोटे होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं पतले तंतु और मोटे तंतु। पतले तंतु कहते हैं एक्टिन को और मोटे तंतु कहते हैं मायोसिन को। प्रत्येक आई बैंड के मध्य में इसे द्विभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है जिसे जेड रेखा कहते हैं। इन दोनों को विभाजित करने के लिए क्या होती है, प्रत्यास्थ रेखा होती है, जिसे क्या कहते हैं, जेड बैंड। पतले तंतु जेड रेखा से दृढ़ता से जुड़े होते हैं। ए बैंड के मोटे तंतु ए बैंड के मध्य एक पतली रेशेदार झिल्ली जिसे एम रेखा कहते हैं द्वारा जुड़े होता है। यानी जो ये पतले तंतु होते हैं यानी जो एक्टिन वाले होते हैं वो किससे होते हैं, जेड रेखा से जुड़े होते हैं, जबकि जो मायोसिन वाले होते हैं वह एम रेखा से जुड़े होता है। पेशी रेशों की पूरी लंबाई में ए और आई बैंड एकांतरित रूप से व्यवस्थित रहता है, ठीक है। तो जो पूरे पेशी रेशे होते हैं उनके पूरी लंबाई में क्या होता है, ए और आई दोनों एकांतरित रूप से व्यवस्थित होते हैं। दो अनक्रमित
जेड रेखाओं के बीच पेशी रेशक का भाग संकुचन कार्य इकाई बनाता है। अब जो दो अनुक्रमिक जेड रेखा है उनके बीच जो पेशी रेशक होते हैं, रेशे होते हैं, उनका एक भाग क्या करता है, संकुचन इकाई बनाता है, यानी सिकुड़ने वाला इकाई, जिसे सार्कोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोमियर। इसकी संरचना देखते हैं, चित्र 20.2। चलिए आगे देखते हैं। विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे दोनों ओर मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर आच्छादित होते हैं। जब आराम की अवस्था होती है, यानी विश्राम की अवस्था होती है, तब क्या होता है, पतले तंतुओं के जो सिरे होते हैं, दोनों सिरे होते हैं, वो मोटे ओर के मोटे तंतुओं के बीच में क्या होते हैं, भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर आच्छादित होते हैं। चलिए अब इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं, इतना पढ़ ही लेते हैं। पतले तंतुओं के सिरे मोटे तंतुओं के सिरों के बीच में पाए जाते हैं। मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से आच्छादित नहीं होता, एच क्षेत्र कहलाता है। तो एच क्षेत्र किसको कहेंगे, तो देखिए जो मोटे तंतुओं का वह भाग है जो पतले तंतुओं से आच्छादित नहीं होता। देखिए यहाँ पे फिगर है, इस फिगर में देखिए, इसमें जो गहरे कलर का आपको दिखाई दे रहा है वह मायोसिन है, और जो हल्के कलर का दिखाई दे रहा है वह एक्टिन है। ठीक है, हल्के कलर वाला एक्टिन है, जबकि जो गहरा कलर वाला है वह मायोसिन है। और इनको जो ये एक्टिन है यानी हल्के रंग वाले पतले तंतु हैं, इनको बांटने वाली एक रेखा है, इसे कहते हैं जेड रेखा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जेड रेखा। और जो मोटे तंतु हैं उनके बीच में एक रेखा जो होगी बांटने वाली, उसे कहेंगे एम रेखा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, एम रेखा। यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन ये वाली पूरा होगी, उसे कहेंगे हम लोग एम रेखा। क्या होता है, फिर जो पतले तंतु होते हैं वो मोटे तंतु पे एकांतित रूप से चढ़े हुए होते हैं। अब ये देखिए मोटे तंतु हैं, इस पे क्या होता है, इस पे क्या होता है कि पतले तंतु मोटे पे पतले वाले चढ़े रहते हैं चारों तरफ से, और बीच में जितना दूर ये नहीं चढ़े रहते हैं उसको कहते हैं सार्कोमियर या फिर एच क्षेत्र। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा, अभी तक मैंने आपको जितना बताया। आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में जानेंगे संकुचनशील प्रोटीन की संरचना और आगे वाले पॉइंट्स। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।